नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने भारतीय वायुसेना दिवस की दी बधाई। बोले, हमारे जवान अदम्य साहस के प्रतीक, देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव अग्रणी है। हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 36 उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने जारी किया आदेश। कई चौकी प्रभारी और एसएसआई के बदले कार्यक्षेत्र। सहायक शिक्षक एलटी के 1352 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हटाई रोक। राजस्व उप निरीक्षक वरिष्ठता पर भी सुनाया फैसला। हल्द्वानी में रेस्टोरेंट मैनेजर से मारपीट, रूम देने से मना करने पर बदमाशों ने की तोड़फोड़। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पिथौरागढ़ में बर्फबारी, केदारनाथ बद्रीनाथ में ढके पहाड़, चांदी की तरह चमक रही बर्फीली चोटियां। ठंड ने बढ़ाई परेशानी, आज भी बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना दिवस आज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव अग्रणी है। पराक्रम और अदम्य साहस के प्रतीक वायुसेना के जवानों को भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका शौर्य, अनुशासन और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देहरादून में से खबर है, जहां पेपर लीक मामले में आज जन सुनवाई होगी। एकल सदस्यीय जांच आयोग करेगा जन सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी करेंगे जन सुनवाई। देहरादून के आईआरटी और माफ कीजिएगा, देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में होगी जन सुनवाई। बेरोजगार संघ, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे प्रतियोगी, अभिभावक मौजूद रहेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पेपर लीक मामला जिसकी वजह से राजनीति भी काफी गर्मा गई थी, स्टूडेंटों में भी रोष देखा गया था, आज उसी मामले को लेकर के जनसुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताते हैं कि यूकेएसएससी की जो परीक्षा थी 21 सितंबर को हुई थी, उसके पेपर लीक का मामला आया था। उसके बाद राज्य में जो युवा थे, बेरोजगार संघ है, उसके जो कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने सड़क पर उतरकर काफी प्रतिरोध जताया था, काफी विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर नकल विरोधी कानून लाकर नकल पर नकल करने के लिए काफी कवायद की थी। उसके बाद से बहुत सारी परीक्षाएं हुई जो निष्पक्ष हुई। पेपर लीक का मामला कोई नहीं है, लेकिन 18 सितंबर को जो परीक्षा होता है उसमें पेपर लीक होता है तो राज्य में एक भूचाल सा आ जाता है। सारे विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी हैं, सब आंदोलन करने लगते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लास्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर जाते हैं और उनकी मांग को मान लेते हैं। सुनवाई के लिए किया गया है जो हाईकोर्ट के लिए, तो आज उसी का करके स्वास्थ्य विद्यार्थियों को आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को संतुष्टि के लिए आज एक जन सुनवाई है, जिसको सेवानिवृत्त जज जो है उच्च न्यायालय के नैनीताल यूसी ध्यानी करेंगे। और इसमें जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, जो कोचिंग में पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने सुझाव देंगे। साथ ही पेपर लीक के मामले में बताएंगे ताकि जांच को पारदर्शी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर
बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक कोई एक विशेष धर्म नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। यह विधेयक उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के अंदर समानता के भाव को भरेगा और इस विधेयक का नाम सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी ले सकेंगे। राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधिवत रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद मदरसे के बच्चे खुले आसमान में उड़ेंगे। साथ ही इन्हीं मदरसे से निकले बच्चे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बनेंगे। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बन पाएंगे। हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 36 उपनिरीक्षकों के किए गए हैं ट्रांसफर। SSP प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने जारी किया आदेश। कई चौकी प्रभारी और SSI के बदले गए कार्यक्षेत्र। गोवर्धनपुर चौकी की जिम्मेदारी अब नवीन नेगी को सौंपी गई। महिपाल सैनी को लंढोरा चौकी का मिला चार्ज। कई अन्य चौकियों पर नए इंचार्ज की तैनाती। SSP का स्पष्ट संदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कानून व्यवस्था को चुस्त रखना ही प्राथमिकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया है, जहां पर 36 उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए हैं। किसे कहां का चार्ज मिला है? बने रहे। अमन, देखिए, हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, 36 उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। किसको कहां का चार्ज सौंपा गया है?
हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया है। 36 उप निरीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने आदेश जारी किए हैं। कई चौकी प्रभारियों को एसएसआई के बदले कार्यक्षेत्र गोवर्धन चौकी की जिम्मेदारी अब नवीन नेगी को सौंपी गई है। महिपाल सैनी को लंढोरा चौकी का चार्ज मिला है। कई अन्य चौकियों पर भी नए इंचार्जों की तैनाती हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी 1352 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि आयोग याचिकाकर्ताओं के लिए एक एक पद रिक्त रखे। सुषमा रानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसका ओबीसी के सर्टिफिकेट को आधार नहीं मान रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के निर्देश देते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा। सुषमा के मामले में शासन को भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य याचिकाकर्ता में शीतल चौहान, अरशद अली भी हैं। उनके लिए भी एक एक सीट रिजर्व की गई है। हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 उप निरीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, हरिद्वार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। किसको कहां का चार्ज सौंपा गया है? देखिए, लगातार ही हरिद्वार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बार फिर करीब 36 दरोगाओं के तबादले किए गए हैं, जिसमें अगर हरिद्वार की नगर कोतवाली की बात की जाए या फिर सिविलियन कोतवाली की बात की जाए तो लगातार यहाँ से जो ट्रांसफर किए गए हैं, यानी जो देवेंद्र तोमर थे इनको थाना सिरकुल भेजा गया है और जो मनोज गेरोला थे इनको कोतवाली रुड़की भेजा गया है। वहीं लोकपाल परमार की बात की जाए तो लोकपाल परमार को यहाँ से लक्सर भेजा गया है। वहीं प्रदीप राठौर जो लंबे समय से भादराबाद में तैनात थे उनको कहीं ना कहीं एसआई शाखा भेजा गया है। यानी जो दरोगा है उन्हें इधर से उधर भेजा गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो परमिंदर सिंह डोभाल हैं वो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला ले रहे हैं। बीते लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही थी और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक क्राइम ग्राफ बढ़ रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि कई थाना चौकी क्षेत्रों में इस तरह का क्राइम हुआ है तो कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब जो हरिद्वार के एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल उन्होंने यह फैसला लिया है। करीब 36 दरोगाओं को इधर से उधर किया है। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता और चुनौती रहा। सेमिनार की अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण द्वारा की गई। सेमिनार में आईआईटी रुड़की, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सहित देश विदेश के 40 से 45 डेलीगेट्स पहुंचे, जिनका उद्देश्य आपस में विचार विमर्श चर्चा करके विलुप्त होती भारतीय ज्ञान परंपरा को अर्थशास्त्र के साथ जोड़ करके पुनर्जीवित करना है। कोई भी कॉन्फ्रेंस या सभा आयोजित की जाती है, उसका 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है रिसर्च से संबंधित और दूसरा होता है जो ज्ञान मिलता है उसको बांटने से संबंधित। इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा जो इंडस वैली से अभी तक चली आ रही है, इस पर रिसर्च बहुत हो रही है और बहुत सारे विद्वान लोग अपने अपने घरों में बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे रिसर्चर को यहाँ बुलाया गया है उत्तराखंड में, जिससे कि वो यहाँ के नागरिकों और अन्य विद्वानों के सामने उस परंपरा के बारे में विस्तार से चर्चा करें और इसके अलावा ये भी कोशिश करें कि इस ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के प्रयास कैसे किए जाएंगे। यह देखा जाए तो ये उत्तराखंड भारत का हिमालयी क्षेत्र है और हिमालयी क्षेत्र यह देवभूमि है, तो मैंने ये विचार में हमारे ये आया कि क्यों न शहीद दुर्गामल पीजी कॉलेज इकोनॉमिक्स विभाग के द्वारा एक भारतीय ज्ञान परंपरा चुनौतियों पर एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया जाए जैसा कि लोग अब तक
भारतीय ज्ञान परंपरा जो अब तक विलुप्तता की ओर अग्रसरित है, इसको अर्थशास्त्र से कैसे जोड़ करके नॉलेजवान बनाया जा सके, जिससे यहाँ पर इस महाविद्यालय में जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे पीजी के छात्र हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, जो पूर्णतः अभी अब एआई की ओर चले गए हैं, तो इनका जो मेन है उद्देश्य, उसको हमको पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं जो विलुप्त के कगार पर आ चुकी हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय दोईवाला में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरा है इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके कन्वीनर डॉक्टर लाल जी हैं, इनके प्रयास से इन्होंने 2 दिन की सेमिनार रखी और पूरा जो इनका इकोनॉमिक्स का एसोसिएशन है उसे सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर शुरू हो चुका है। 36 हमारे रिसर्च स्कॉलर है, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। इन दिनों में हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है। तो विकसित भारत के लिए उन्होंने एक ये भी कल्पना की है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियों के द्वारा भगवान वाल्मीकि के जीवन को दर्शाया गया। वहीं महाकाली की छोटी झांकी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही होगी। यात्रा का जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। नहीं है, ये कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे वाल्मीकि समाज जो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष हमें यहाँ पे बुलाया जाता है। भगवान राम के कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने समाज को संदेश दिया था कि अगर हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है तो हमें सत्य के मार्ग में चल के भगवान को प्राप्त करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के प्रकाट उत्सव के अवसर पर जोईवाला नगर क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में सुंदर और आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। भजनों की धुन पर थिरकते हुए वाल्मीकि समाज के लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में आस्था और उत्साह का जनसैलाब देखने को मिला। रुड़की में टानड़ा वनेड़ा गांव के 4 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर भगवानपुर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर में बैठे रशीद की मौके पर मौत हो गई, जबकि नईम और इजहारुल गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव ट्रक के नीचे से निकाला। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे गांव के ट्रैक्टर वाले थे, उनका घर का ट्रैक्टर था। वे कहीं रिश्तेदारी में भगवानपुर साइड में अपनी भट्टे पर ईंट ले जा रहे थे, लगभग रात्रि कोई 3 बजे के करीब। फिर दिन में कहीं काम करना था उन्हें, तो पीछे तेज गति से पनियाले के पास में एक ट्रक आया बहुत हाई स्पीड पर, और उसने पीछे से उन्हें ठोक दिया। एक की तो मौके पर मौत हो गई। उसका थाना मंगलौर क्षेत्र का मामला है, जिसमें डंपर ने बैक से एक ट्रैक्टर को हिट किया है, जिसमें एक व्यक्ति की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई है। उसमें थाने को बोला है, लीगल कार्रवाई करेंगे। दोनों वाहन पुलिस कब्जे लिए गए हैं, आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट के मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां देर रात कुछ युवक रेस्टोरेंट पहुंचे और जुआ खेलने के लिए एक कमरा मांगा। मैनेजर द्वारा कमरा नहीं देने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट की और लहूलुहान कर दिया। इसके अलावा युवकों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दबिश भी दी, लेकिन सभी फरार हो गए। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अल्मोड़ा में पूर्वी पोकर खाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आबादी क्षेत्र के एक मकान के बाथरूम में जा घुसा। मकान के किराएदार सुरेश कुमार ने शुआरों के भौंकने पर बाथरूम में झांककर देखा तो तेंदुआ अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजा बंद कर पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर पहुंची टीम ने तेंदुए का ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेंजर मोहन राम आर्य ने बताया कि पिछले 1.5 माह में यह चौथा तेंदुआ है जिसे शहर क्षेत्र से बचाया गया है। विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और रोने की जैसी आवाज आ रही थी। दोबारा मैं बाहर आया
और मैंने बाहर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो देखा एक कुत्ता पूरी तरीके से बाथरूम के अंदर जख्मी पड़ा हुआ था, खून से लथपथ हो रखा था। तो मैं जैसे ही उस दरवाज़ा खोला देखा सामने क्या कहते हैं गुलदार का मुझे उसकी पूंछ दिखी नीचे एकदम लटकी हुई। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मैं तुरंत ही क्या कहते हैं कुत्ते को बाहर निकाल के और दरवाज़ा बंद कर दिया वन विभाग को और पुलिस 112 में मैंने कॉल किया और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने बरसात थमते ही 7 दिन के भीतर आपदाग्रस्त क्षेत्र बटोली को संपर्क मार्ग से जोड़ दिया है। अब बटोली गांव में वाहन पहुंचने लगे हैं। सहसपुर ब्लॉक मिसराज पट्टी के दूरवर्ती गांव वटोली का सड़क संपर्क टूटने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रभावितों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना था। अतिवृष्टि के कारण खाई युक्त बने टीले में परिवर्तित शेरू खाला के रास्ता जिसे बनने में महीनों का समय लगता, जिला प्रशासन ने रातों रात रास्ता तैयार कराने के साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी बनाया। वर्षा काल में पूरे 3 महीने तक रास्ता सुचारू रखने के लिए 24/7 मैन पावर मशीनरी भी तैनात की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल का 11 जुलाई को किए गए आपदाग्रस्त क्षेत्र वटोली भ्रमण क्षेत्र के लिए कारगर साबित हुआ, जहां डीएम ने क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी विद्युत पेयजल समस्या का समाधान के लिए 1 हफ्ते के भीतर ही बजट जारी कर दिया था। जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते के भीतर ही अपना कमिटमेंट पूर्ण करते हुए क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी विद्युत पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया और अब गांव में सड़क पहुंचाकर के आपदा प्रभावित गांव को संपर्क से जोड़ दिया। रामनगर में मानसून के दौरान मालन नदी में बहा 1 महीने का हाथी का बच्चा अब सुरक्षित है। इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेस्क्यू कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, जहां उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बता दें, घटना कॉर्बेट से सटे लेसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र में हुई। अपने झुंड के साथ मालन नदी पार करते समय तेज बारिश और नदी के उफान के कारण यह नन्हा हाथी अचानक से तेज धारा में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही लेसडाउन वन प्रभाग की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने उसे नदी के किनारे सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान हाथी को कुछ चोटें आई हैं, उसके पैर में हल्का फ्रैक्चर भी पाया गया। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बाद में उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेस्क्यू कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया। आप अवगत है कि एक हाथी जो था वो मालन नदी में कोटद्वार में बह के आ गया था और पत्थरों के बीच में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसको लेसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन की जो टीम थी उन्होंने बचाया, प्राथमिक उपचार दिया और उसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो हाथी केंद्र है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर उसका लगातार इलाज किया जा रहा है। जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो उसका इलाज कर रहे हैं। उसके घावों में काफी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, उसकी जनरल हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है और उसको दवाइयां वगैरह जो दी जा रही है उसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमें उम्मीद है और आशा हम ये करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होगा और हमारा जो हाथियों का जो परिवार है उसमें वृद्धि हो। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।